So hello students, welcome to the lecture for design of steel structures. The topic for today's lecture is design of compression member. So जैसे कि लास्ट पीडीएफ में आपने पढ़ा था कि what is a compression member. Compression member is any member which is subjected to two compressive load at its end. तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाया है जिसमें दोनों तरफ से लोड पड़ रहा है P एंड जिसकी लेंथ है L. सो इस केस में जो एक्सियल लोड हम लोग अप्लाई करते हैं फ्रॉम बोथ द एंड्स, देन दैट मेंबर इज नोन एज द कंप्रेशन मेंबर. सो कंप्रेशन मेंबर आपने देखे होंगे बिल्डिंग्स में. तो अगर आरसीसी की बात करें तो जो कॉलम होते हैं वो आपके कंप्रेशन मेंबर होते हैं. जो कॉलम आपके स्टील के भी होते हैं जिसमें कंप्रेशन लोड अप्लाई होता है. तो जो भी मेंबर जिसमें बोथ एंड से आपका दो कंप्रेसिव लोड या फोर्स अप्लाई हो रही है, वो मेंबर आपका एक कंप्रेशन मेंबर की तरह डिजाइन होगा. सो फॉर एनी मेंबर टू ट्रांसफर मैक्सिमम लोड वी हैव टू कीप द L by A रेशियो एज मिनिमम एज पॉसिबल. सो L by A रेशियो जितना मिनिमम होगा, मतलब लेंथ इसकी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो अगर ये L by A रेशियो मिनिमम है तो उस केस में जो आपका कॉलम है वो मैक्सिमम लोड को ट्रांसफर कर पाएगा. अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो उस केस में जो आपका मेंबर है वो लोड ट्रांसफर कम कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा. तो जब हम कॉलम के बारे में या कंप्रेशन मेंबर के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं. सो जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है, एज पर द डेफिनेशन इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन. ये टर्म आपने सॉम में पढ़ा होगा. इफेक्टिव लेंथ को हम लोग के एल से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ गायरेशन को स्मॉल आर से. सो देयरफॉर द इक्वेशन बिकम लैम्डा इक्वल टू के एल अपॉन आर. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमें ये पता होना चाहिए कि जो लेंथ है वो कितने टाइप की होती है. अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने बहुत सारी लेंथ्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे टोटल लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है, अनसपोर्टेड लेंथ है, सपोर्टेड लेंथ है, क्लियर लेंथ है. तो इस केस में जो हम स्लेंडरनेस रेशियो में जो एल ले रहे हैं दैट इज द इफेक्टिव लेंथ. इट इज द इफेक्टिव लेंथ. तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो लेंथ की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ आपकी क्या होती है? इट इज द आउटर टू आउटर लेंथ ऑफ द कॉलम. टोटल मतलब जो पूरी लेंथ है कॉलम की वो आपकी कहलाएगी टोटल लेंथ. इसके बाद आते हैं इफेक्टिव लेंथ में. इफेक्टिव लेंथ आपकी वो लेंथ होती है जो पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट के बीच की होती है. मतलब अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इफेक्टिव लेंथ इज दैट लेंथ विच टेक्स पार्ट इन बकलिंग. क्योंकि आप देखोगे कॉलम में, ये अगर एक कॉलम है तो इसमें जो इफेक्ट आएगा लोड अप्लाई होने के बाद वो कुछ इस टाइप से ये बकल करेगा. इस टाइप से ये बकलिंग करेगा. इस टाइप से बकलिंग करता है. तो ये वाली जो लेंथ होगी जो बकलिंग में आपका पार्ट ले रही है वो आपकी कहलाती है इफेक्टिव लेंथ. इसके अलावा एक्चुअल लेंथ इट इज अ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स. तो अगर यहाँ पर सपोर्ट है कोई, बेटा सपोर्ट कंडीशन लगी है इसमें, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी कहलाएगी एक्चुअल लेंथ. अनसपोर्टेड लेंथ आप जैसे वर्ड से ही पता चला अनसपोर्टेड, तो सपोर्ट में नहीं है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो अनसपोर्टेड लेंथ होगी. सपोर्टेड लेंथ फिर अगेन आपकी एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी. तो ये अलग अलग कंडीशंस पे वेरी करता है. तो मेनली इसमें फिर एक टर्म आता है क्लियर लेंथ. क्लियर लेंथ को हम एल नॉट से डिनोट करते हैं. सो क्लियर लेंथ इट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन द टॉप ऑफ द फ्लोर एंड द बॉटम ऑफ शैलो बीम. क्लियर लेंथ मतलब जैसे कि आप जिस भी रूम में बैठे हैं वहां पर कुछ कॉलम और बीम लगे हैं, तो कॉलम जो आपको दिख रहा है रूम में बैठे हुए जो आपको विजिबल है तो वो आपकी कहलाएगी क्लियर लेंथ. तो इसके अलावा इस केस में जो एल इफेक्टिव है वो के एल के बराबर है. अब इसमें के क्या है? के इज द
कांस्टेंट फॉर एंड रिस्ट्रेंट कंडीशन। तो इसके लिए टेबल दिया है इस कोड में जिससे आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कंडीशन। तो वो टेबल मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करा है। सो इट इज टेबल नंबर 11 जिसमें आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर दिखाया है। तो इसमें आप देख पाए कि वन एंड आपका रिस्ट्रेंट है एंड अदर एंड आपका फ्री है। तो उस केस में जो इफेक्टिव लेंथ है एल इफेक्टिव वो होगी 2.0 एल। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं नीचे वन एंड फ्री एंड अदर एंड रिस्ट्रेंट। उस केस में भी आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है 1.0। सिमिलरली वन एंड रिस्ट्रेंट वन एंड फ्री उसके लिए कंडीशन डिफरेंट है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी कंडीशन दी है। तो जनरली जो केस आता है कि वन एंड रिस्ट्रेंट एंड अनदर एंड आल्सो रिस्ट्रेंट, ये सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है। तो उस केस में हम लोग 0.65 एल लेते हैं। तो ये आपको पेज नंबर 45 में मिल जाएगा IS 800 2007 में। तो इसको आप देख सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा जो स्लेंडरनेस रेशियो उसमें टर्म आया था रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको हमने स्मॉल r से डिनोट करा था। तो गायरेशन जनरली गायरेशन का जो मतलब होता है वो रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। पर जो रेडियस ऑफ गायरेशन टर्म है इट इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस टू रोटेशन और बकलिंग। जो लोड की वजह से जो रोटेशन होगा या बकलिंग होगी, शेप में चेंज होगा, ये रेडियस ऑफ गायरेशन उसे दिखाता है। सो इफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज मोर, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू ज्यादा है आर की, तो इट मींस इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट और बकल द मेंबर। इसका मतलब जो मेंबर है वो थोड़ा रिजिड है, वो रोटेट या बकल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो स्टिफ मेंबर है आपका। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आपकी, अगर हमें सिलेंडर रेशियो ज़्यादा चाहिए तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू हमें उस केस में कम होनी चाहिए। सो अगर हम बात करें एक्स और वाई एक्सिस में, ये आपको मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक आई सेक्शन बनाया है। तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो उस केस में जो आर एक्स एक्स होगा, एक्स प्लेन पे जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ आई एक्सिस, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। सिमिलरली आर वाई वाई इज अंडर रूट आई वाई वाई अपॉन ए। सो आर एक्स एक्स और आर वाई वाई को हम लोग जो रेडियस ऑफ गायरेशन है दैट उसका फॉर्मूला जो है आपका अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इसमें एक नोट है कि फॉर कॉलम ऑलवेज टेंड्स टू बकल अबाउट द वीक एक्सिस। तो इस केस में आप देखेंगे जो एक्सिस वीक है वो आपकी एक्स एक्सिस वीक है, कि यहाँ पर अगर एरिया हम लोग कैलकुलेट करें तो एक्स एक्सिस का कम है। तो वीक सेक्शन में ही आपका बकलिंग होगा, तरीके से बकल होगा। सो वीक एक्सिस, सो यूलर्स कॉलम फॉर्मूला आई इज ऑलवेज मिनिमम। सो एक फॉर्मूला होता है इसमें यूलर्स कॉलम का जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें जो आई होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, आई मिनिमम। सो इस केस में फिर स्लेंडरनेस रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आपका, पर इसमें कुछ मैक्सिमम वैल्यूज है कि मैक्सिमम कितना लेना है हमें। सो देयर आर सर्टेन कंडीशन फॉर कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर एंड बीम। तो तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो कंप्रेशन मेंबर में जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो दैट इज लैम्डा मैक्स, उसमें कुछ केसेस हैं। तो केस 1, a member carrying compressive load resulting from dead load and imposed load। सो अगर मेंबर जो कंप्रेशन मेंबर है उस पर जो लोड अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ डेड लोड और इम्पोज लोड की वजह से हो रहा है, बाकी कोई भी लोड इसमें कंसिडर नहीं हो रहा है। तो उस केस में लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो लेंगे हम लोग 180 लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ अगर कंप्रेशन मेंबर पे जो लोड पड़ रहा है वो इम्पोज लोड या डेड लोड के रिजल्ट से आ रहा है, तो उस केस में लैम्डा मैक्स की वैल्यू विल बी टेकन एज 180। केस 2, if the member is subjected to compressive force resulting only from combination with wind earthquake force। so अगर wind और earthquake force की वजह से मेंबर पे जो रिजल्टेंट आ रहा है तो उस केस में लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम लोग 250 लेंगे, ओके। तो डेड लोड और इम्पोज लोड के लिए 180 एंड विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 250। तो अगर आपके क्वेश्चन में विंड और अर्थक्वेक लोड को दिखाया है कि वो अप्लाई हो रहा है तो यू विल टेक लैम्डा मैक्स इक्वल टू 250। इसके बाद फॉर बीम, जो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है, बीम के लिए
इसमें कंडीशन है कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्शनल बकलिंग। तो अगर जो बीम पे जो लोड आ रहा है वो फ्लैंज ऑफ बीम पे आ रहा है, आपने पढ़ा था फ्लैंज के बारे में, टी बीम में हमने से पढ़ा है कि अगर ये बीम है तो ये वाला जो पोर्शन होता है आपका ये फ्लैंज होता है, दिस इज फ्लैंज और दिस इज वेब। उस केस में जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी वो 300 होगी। तो इस तरह से ये जो बीम है अगर वो इस तरह से कुछ आपकी बकल अप होगी या उस पर जो डिफॉर्मेशन होगा इस तरीके से होगा। अगर टेंशन मेंबर की बात करें, क्योंकि हम आगे इसके बाद टेंशन मेंबर का डिजाइन पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन मेंबर में भी कंडीशन है अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर ड्यू टू लोड अदर देन विंड और अर्थक्वेक लोड। विंड और अर्थक्वेक लोड के अलावा अगर टेंशन मेंबर पे जो लोड पड़ रहा है जिसकी वजह से डायरेक्ट स्ट्रेस अकर हो रहे हैं तो उस केस में लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम लोग 180 लेंगे। सेकेंड, अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज टाई। तो ट्रस के केस में जो टाइज हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन अ रूफ ट्रस नॉट कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन subject to possible reversal of stress into compression resulting from the action of wind और earthquake force। तो अगर wind और earthquake force पड़ रहा है एक ऐसे टेंशन मेंबर पे जनरली ट्रस पे, तो उस केस में लैम्डा मैक्स की वैल्यू 350 लेंगे। और अगर मेंबर सिर्फ डायरेक्ट टेंशन के अंदर है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपकी कितनी होगी 400। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंडीशंस में और कंप्रेशन टेंशन एंड बीम आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, क्योंकि हम लोग एलएसएम से पढ़ रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड से। तो उस केस में अगर हम बात करें जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा स्ट्रेस वो डेवलप कर पाएगा या झेल पाएगा तो वही आपकी स्ट्रेंथ वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस अगर सिग्मा की बात करें हम लोग, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए। सो देयरफॉर डिजाइन स्ट्रेंथ जिसको हम P सफिक्स D से डिनोट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा, वेयर A इज द ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया मतलब इफेक्टिव एरिया जिसपे आपका लोड अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा सिग्मा जो होगा वो अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जो कि हम WSM में से परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस लिखते थे। क्योंकि हम LSM से कर रहे हैं तो सिग्मा की वैल्यू सिग्मा जो होगा वो अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो इसमें LSM से कर रहे हैं हम लोग तो मेंशन किया है मैंने LSM। ऑल्सो सिग्मा को हम लोग LSM में FCD से भी दिखा सकते हैं, जिसकी जो डिनोट करता है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है पर्टिकुलर मेंबर है, वही उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कहलाएगी। सो देयरफॉर द इक्वेशन, दिस इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज PD इक्वल टू A FCD। ये हमारी इक्वेशन बनी इन LSM। अब इसमें हमें if we consider the effect of residual stress from a initial bow, और bow मतलब आपका जो कर्वेचर है बो हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो बो एंड एरो होता है उसमें जब हम उसे बो में खींचते हैं उसकी स्ट्रिंग को तो वो कर्व हो जाता है। तो सिमिलरली जब अगर मेंबर है हमारा उस तरह से अगर बो हो रहा है लोड की वजह से, तो उसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड को कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में जो FCD की वैल्यू होती है वो होती है जीटा FY अपॉन गामा एम नॉट। तो ये लॉन्ग कॉलम के लिए, अगर लॉन्ग कॉलम है आपका तो उस केस में जो FCD की वैल्यू होगी वो जीटा FY अपॉन गामा एम नॉट, और फॉर शॉर्ट कॉलम FCD में FCD इक्वल्स टू FY अपॉन गामा एम नॉट। तो इसमें जीटा की वैल्यू शॉर्ट कॉलम में जीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, जीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जीटा जनरली है क्या, इट इज द रिडक्शन फैक्टर ड्यू टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर हम लोग इसे कह सकते हैं। IS कोड में से स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर के नाम से भी लिखा है। ये करता क्या है, इट टेक केयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ बकलिंग। जो बकलिंग हो रही है आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है उसका ध्यान रखता है, उसको नहीं होने देता। तो लॉन्ग कॉलम में अगर आप देखोगे कि FCD फॉर लॉन्ग कॉलम इज
coming more than the FCD of short column. So इसमें जीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है जीटा, उसका फॉर्मूला होता है 1/phi प्लस phi square minus lambda square whole to the power 0.5, where phi is again 0.5 1 plus alpha into lambda minus 0.2 plus lambda square. तो यहाँ पर जो अल्फा है वो इम्परफेक्शन फैक्टर होता है विच डिपेंड्स अपॉन द बकलिंग कर्व. तो बकलिंग कर्व इसके बाद आप देखेंगे आईएएस कोड में भी बना है, मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया है. तो ये बकलिंग कर्व है जिसमें एक्स एक्सिस में आपका लेमडा है और वाई एक्सिस में आपका एफ सी डी अपॉन एफ वाई का रेशियो है. तो लेमडा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट एफ वाई अपॉन एफ सी सी से निकाल सकते हैं हम लोग. तो एफ वाई आपको पता है ग्रेड ऑफ स्टील जो यूज हो रहा है. तो ये आपका आईएएस कोड में दे रखा है. ये जो कर्व है बकलिंग कर्व है, इसको आप टेबल नंबर 10 पेज नंबर 44 पे रिफर कर सकते हैं. यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी. तो बकलिंग कर्व अगर इसमें ए बी सी डी 4 कर्व दिए हैं, इनमें आप देखेंगे अल्फा की वैल्यू ए बी सी डी सबके लिए गिवन है. क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन होगा बकलिंग कर्व ए बी सी डी में से, उसके हिसाब से आप अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे और अपना वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. सो इसमें एक नोट है. So for short column, ये तो long column के लिए था ऊपर. For short column, the slenderness ratio, that is lambda, is less than equal to 0.2. So there is no need to check for the effect of buckling. Short column में हम lambda की वैल्यू डायरेक्ट 0.2 ले लेंगे. तो उसके लिए हमें बाकी बकलिंग कर्व की जरूरत नहीं है. और FCC जो होता है वो यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस है, जिसे हमने ऊपर पढ़ा था यूलर्स कॉलम थ्योरी में. तो FCC आपका यूलर्स क्रिटिकल स्ट्रेस है जिसकी वैल्यू पाई स्क्वायर ई अपॉन के एल अपॉन आर का होल स्क्वायर से दिखाया. तो के एल अपॉन आर हमने पढ़ा था कि ये आपका लेमडा होता है. तो सिमिलरली FCC की जो वैल्यू है वो पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर. ये आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर. ये हमें वैल्यूज गिवन है. इन सब वैल्यूज को पुट करने के बाद हम लोग PD की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली. सो जो आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ है कॉलम की वो निकल के आ जाएगी. इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग टेंशन मेंबर का डिज़ाइन पढ़ेंगे. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ.